So next we are discussing exercise 2 of qualitative analysis. सबसे पहले question number 1. Which of the following mixture of ions in the solution can be separated by using ammonia solution? तो मैंने आपको टेक्निक बता रखी है कि सेपरेशन का मतलब होता है या तो एक सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाए और दूसरा डिजॉल्व स्टेट में रहे। तो जैसे हमारे पास मर्क्यूरस आयन है Hg2 इसकी रिएक्शन अमोनिया सोल्यूशन से कराते हैं तो इट विल फॉर्म Hg एंड HgNH2Cl। ये प्रेसिपिटेट होता है। जबकि सिल्वर के केस में यही रिएक्शन कराएंगे तो ये डिजॉल्व कर जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस में। तो उसका मतलब ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि एक फॉर्म सॉल्युबल और एक फॉर्म प्रेसिपिटेट हो रही है। बिस्मथ और कॉपर के केस में भी सेम सिचुएशन होगी। कॉपर 2+ फॉर्म जो है वो अमोनिया के एक्सेस में डिजॉल्व कर जाएगा फॉर्मिंग CuNH3 होल 4SO4 या होल 4 2+। ये भी सॉल्युबल फॉर्म है, जबकि बिस्मथ के केस में ऐसा नहीं होगा। सिल्वर और लेड के केस में सिल्वर डिजॉल्व करेगा, लेड डिजॉल्व नहीं करेगा। और कॉपर और कैडमियम पे दोनों डिजॉल्व कर जाएंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा ABC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर और आयंस इन द सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4। मतलब सल्फेट फॉर्म प्रेसिपिटेट कराना है तो जिंक सल्फेट सॉल्युबल होता है, लेड सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आपने H2SO4 ऐड किया तो जिंक और लेड सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद बेरियम सल्फेट भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है और लेड सल्फेट भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। दोनों वाइट पीपीटी है तो ये सेपरेट नहीं होंगे, दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो इसका आंसर बी नहीं हो सकता। इसके बाद मैग्नीज सल्फेट MnSO4 जो है वो सॉल्युबल फॉर्म होती है और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो मैग्नीज डिसॉल्व रहेगा, स्ट्रॉन्शियम प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इसके बाद स्ट्रॉन्शियम और बेरियम दोनों प्रेसिपिटेट होते हैं। तो उससे सेपरेट होने वाले स्टेट कौन कौन से होंगे? ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी। जिसके आंसर विल बी ए एंड सी। जिंक और लेड सेपरेट हो जाएगा, मैग्नीज और स्ट्रॉन्शियम सेपरेट हो जाएगा। बेरियम और लेड नहीं सेपरेट कर सकते, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम नहीं सेपरेट कर सकते। देन कम्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग NaOH सॉल्यूशन। तो उसमें भी सेम लॉजिक लगाना है कि NaOH में जो चीज़ डिसॉल्व या एक्सेस में रिएक्ट कर जाएगी उसको रिपोर्ट करेंगे। तो थर्ड वाले केस में देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड का केस लेंगे अगर हम, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा रेडिश ब्राउन जो एक्सेस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होता है। दिस इज रेडिश ब्राउन, ये सेपरेट हो जाएगा। जबकि लेड हाइड्रोक्साइड बनने के बाद एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व कर जाएगा। लेड और टिन दोनों एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व कर जाएंगे। तो लेड हाइड्रोक्साइड, टिन हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। तो उसका मतलब बी और सी तो सेपरेट हो ही नहीं सकता, बी सेपरेट हो जाएगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो दैट कैन बी सेपरेटेड। तो उसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। आयरन और लेड को NaOH की हेल्प से अलग कर सकते हैं और एल्यूमिनियम और कॉपर को NaOH की हेल्प से अलग कर सकते हैं क्योंकि लेड हाइड्रोक्साइड, टिन हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। Then comes question number 4. Fourth question is given which of the following substance will leave a black residue on strong heating। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ब्लैक रेजिड्यू छोड़ना है तो कॉपर सल्फेट को अगर फाइनली हीट करते चले जाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा हुआ है तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O अगर हीट करते हैं तो पहले तो ये कॉपर सल्फेट डॉट H2O में कन्वर्ट होता है, फिर फाइनली हीट करेंगे कॉपर सल्फेट बनता है और हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लैक रेजिड्यू क्रिएट हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, दैट इज नॉट ब्लैक। जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड जो कि नॉर्मली व्हाइट का होता है, हॉट कंडीशन में कोल्ड हो जाएगा। व्हाइट व्हेन कोल्ड, हॉट में ये येलो कलर होगा। इसका लेड कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म लेड ऑक्साइड, दिस इज आल्सो नॉट ब्लैक। एंड द लास्ट केस मैग्नीज सल्फेट इफ यू हीट, तो मैग्नीज सल्फेट ऑन हीटिंग विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, एक्चुअली इसमें अगर एयर सप्लाई और दे दोगे तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। MnO2 ब्लैक कलर होता है। इसका आंसर भी हम लोग ए एंड डी लिख देंगे। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर कंसीडर कर लेंगे लास्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्वा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग मिक्सचर
containing ZnCl2, CdCl2 and CuCl2. Now H2S gas is passed through the aqueous solution. The salt to precipitate. अगर आप H2S solution H2S पास करोगे इसमें तो सब प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, क्योंकि H2S की रेगुलेशन तो करी नहीं कॉन्सेंट्रेशन में, तो कैडमियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड ऑल विल प्रेसिपिटेट। क्योंकि अगर हम डाइल्यूट HCl H2S लेते हैं तो केवल ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट होता है, अदरवाइज ग्रुप 4 भी प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट हो रहा है तो ग्रुप 2 डेफिनेटली प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि आपने हमने H2S की कॉन्सेंट्रेशन में कोई रेगुलेशन नहीं लगाया। सिग्निफिकेंट सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट एंड ऑल थ्री कैन बी प्रेसिपिटेटेड बिकॉज सब सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। कैडमियम सल्फाइड येलो, कॉपर सल्फाइड ब्लैक, जिंक सल्फाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केटाइन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद NaOH and NH4 solution and form precipitate is are further completely soluble in excess of one of the reagent। मतलब या तो excess NaOH में डिसॉल्व हो जाए और या फिर excess अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, और पहली कंडीशन क्या है कि NaOH और NH4OH के साथ प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो देखो इस केस में अगर हमने सबसे पहले कैडमियम लिया तो कैडमियम जो है वो कैडमियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। कैडमियम के केस में NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म कैडमियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो इससे भी कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व करा के कॉम्प्लेक्स बना लेता है CuNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो उसने बोला है कि किसी एक रिएजेंट में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तो उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। अगले केस में क्रोमियम लिखा है तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, बट वो दोनों के जैसे किसी के भी एक्सेस में डिसॉल्व नहीं होगा। इसके बाद टिन का केस लेंगे तो टिन NaOH से प्रेसिपिटेट होगा और NaOH के एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएगा। तो अगर टिन 2+ ले रहे हैं, इसकी पहले NaOH से रिएक्शन होगी तो ये टिन हाइड्रोक्साइड फॉर्म लिखेंगे, जो एक्सेस ऑफ NaOH अगर आप ले लोगे तो उसमें डिसॉल्व कर जाएगा। टिन स्टेनाइड Na2SnO2 फॉर्म बन जाएगी एंड इट विल बी सॉल्युबल। लास्ट में बिस्मथ लिखा है तो बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनेगा, बट फर्दर ना तो अमोनिया में सॉल्युबल होगा ना NaOH में सॉल्युबल होगा। तो इस केस में हम लोग इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे A एंड C। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है K2CrO4 यूज टू आइडेंटिफाई। तो पोटेशियम क्रोमेट हम लोग लेड क्रोमेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बेरियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट कराते हैं। कैल्शियम को हम लोग उसके ऑक्सीडेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराते हैं, क्रोमेट फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं कराते। तो लेड क्रोमेट येलो प्रेसिपिटेट, बेरियम क्रोमेट का भी येलो प्रेसिपिटेट और सिल्वर क्रोमेट का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ये तीनों प्रेसिपिटेट हम लोग यूज करते हैं टेस्ट में, और कैल्शियम के लिए ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट कराते हैं वाइट पीपीटी फॉर्म में। तो कैल्शियम के टेस्ट के लिए ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट कराते हैं, क्रोमेट प्रेसिपिटेट नहीं कराते हैं। तो इस केस में इसका आंसर लिखेंगे ABC। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रुप 1 रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड एज क्लोराइड। तो ग्रुप 1 क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, सही है। ग्रुप 4 रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड, ये भी सही है। ग्रुप 5 रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड हाइड्रोक्साइड, ये गलत हो गया। ग्रुप 5 प्रेसिपिटेट कराते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में। तो जो ग्रुप 5 होता है बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, इसको उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट कराते हैं। तो अगर इसका सही आंसर लिखना है तो कार्बोनेट होगा, तो थर्ड आंसर रॉन्ग हो गया। एंड ग्रुप 3 रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड क्लोराइड, ये भी गलत हो गया। ग्रुप 3 को प्रेसिपिटेट कराते हैं हाइड्रोक्साइड्स में। तो इसका आंसर लिखेंगे तो इट विल बी C एंड D। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मतलब आपको इनके वो केस लिखते हैं जिसके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाते हो। इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, तो आपको वो केस लिखते हैं जिनके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं। तो सब हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं। बिस्मथ हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेट,
Zinc hydroxide is precipitate, aluminum hydroxide is precipitate, and copper hydroxide is precipitate. All are insoluble in water. तो उसका आंसर हो जाएगा ABCD। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा था ग्रीन एज फ्लेम इज मेंट बाय टेस्टिंग बोरेट एंड। आपको बताया था बोरेट्स के टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको अल्कोहल के साथ हीट कराते हैं तो उससे ग्रीन एज फ्लेम बनती है। सो ग्रीन एज फ्लेम इज मेंट बाय फॉर टेस्टिंग ऑफ बोरेट एंड करेक्ट है। ग्रीन एज फ्लेम इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सोडियम बोरेट। ये गड़बड़ हो गया एक्चुअली में, इथाइल बोरेट फॉर्म बनती है अगर आपको याद हो। तो जो बोरेट फॉर्म बनती है वो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, और जो बोरेटाइन का ग्रीन टेस्ट था, बोरेटाइन में जो ग्रीन एज फ्लेम बनती है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ग्रीन एज फ्लेम बनती है वो अपना इथाइल बोरेट की वजह से बनती है। ये वाली फॉर्म बनती है जो ग्रीन एज फ्लेम होता है। याद आया? बोरेटाइन का टेस्ट देख लो एक बार। तो 11th के केस में स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया और 2 रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, क्योंकि जो ग्रीन एज फ्लेम आ रही है वो इथाइल बोरेट की वजह से होती है, ना कि सोडियम मेटाबोरेट की वजह से या सोडियम बोरेट की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है समटाइम्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन concentrated HCl and then diluted even if first group is absent। तो अगर फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है और फिर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है HCl के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरे केस में लिखा है Pb2 plus cation has precipitated as PbCl2 which is sparingly soluble in water। ये करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट हो गया। अगर फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है तो क्लोराइड फॉर्म प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल्स का ही क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया और 2 करेक्ट हो गया, तो उसका आंसर हम लोग टी रिपोर्ट कर देंगे। Question number 15 is given a solution of AgCl and NH4OH gives a white precipitate with acidified when acidified with HNO3 and AgNH3 whole twice plus decomposes in presence of HNO3। तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, डिकम्पोज नहीं होगा। एक्चुअली में HNO3 जो है वो NH4OH को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इस वजह से वो फिर से अपने AgNO3 फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब बेसिकली रिएक्शन ये है कि AgCl की रिएक्शन अगर आप NH4OH से करा रहे हैं तो इट इज फॉर्मिंग AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और बाद में इसकी AgNH3 होल ट्वाइस Cl की रिएक्शन आपने फर्दर HNO3 से करा दी, तो ये क्या होगा कि NH4OH को कंज्यूम करके फिर से AgNO3 फॉर्म कर देगा और NH4Cl आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट 2 रॉन्ग हो गया, तो उसका आंसर सी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये टिपिकल कॉम्प्रिहेंशन है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी सिखाया था कि मैग्नीज के कंपाउंड्स के कलर्स दिमाग में सेट करने होते हैं। अब ये उसी का एक टिपिकल सवाल है एंड द से आइडेंटिकल क्वेश्चन ये एडवांस के पेपर में भी एक आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो हम पैसेज 1 डील कर रहे हैं, तो उसमें देखो एक ब्लैक सॉलिड है जो KOH एयर के साथ हीट करने से ग्रीन कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है और उसके एसिडिफिकेशन से पर्पल कलर बन रहा है। बस ये 3 कलर से आपको प्रोडिक्ट हो जाना चाहिए, पर्पल, ग्रीन और ब्लैक। ये MnO2 K2MnO4 और KMnO4 या HMnO4 का कॉम्बिनेशन हुआ। मतलब इतना आपको कलर सही प्रिडिक्शन में आना चाहिए। मैंने आपको क्रोमियम और मैंगनीज के केस में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि आप बहुत सारे कलर्स होते हैं उनको आपको डायरेक्टली प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो एक ब्लैक सॉलिड को KOH और एयर के साथ हीट करने से ग्रीन कलर, एसिडिफिकेशन से पर्पल कलर अगर बन रहा है तो ये बहुत हद तक क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है हमको, मैंगनीज कंपाउंड की।
अदरवाइज फर्दर देखो तो आपको समझ में आएगा कि ऑन रिएक्शन इज एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ बी चेंजेस टू अ कंपाउंड डी, द कलर ऑफ कंपाउंड बी डिसअपियर्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। यहाँ से देखो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि जो पिंक कलर या पर्पल कलर है वो फेरस सल्फेट से रिएक्शन से जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विद द कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कंपाउंड बी गिव्स E which being explosive decomposes to yield F and oxygen। तो आपको एक एक करके डील करना है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ रिएक्शन में। तो अगर हम MnO2 की रिएक्शन KOH और एयर के साथ कराते हैं हीटिंग में, तो इससे पहला कंपाउंड बनता है K2MnO4। इसके बाद जो K2MnO4 है इसका एसिडिफिकेशन अगर हम कराते हैं तो इससे बनता है KMnO4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कंपाउंड ब्लैक सॉलिड MnO2 दिया हुआ है, तो ऑल्दो K2MnO4 को एसिडिफिकेशन करने के बाद HMnO4 बनेगा, तो ऑक्सीजन स्टेट चेंज होकर मैग्नीज का कोई लोअर ऑक्सीजन स्टेट कंपाउंड भी बनेगा। उसका रीजन क्लियर है, क्योंकि यहाँ मैग्नीज ऑक्सीजन स्टेट +6 से +7 गया है, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो उसका रिडक्शन भी कहीं ना कहीं रेफर करना पड़ेगा, तो मैग्नीज की कोई लोअर ऑक्सीजन स्टेट लिखनी पड़ेगी। हम इसको MnO2 भी लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग कंपाउंड ही MnO2 है, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे के सवाल में देखो Ki ऑन रिएक्शन विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बी, यानी कि KMnO4 के एल्कलाइन मीडियम से अगर रिएक्शन कराते हैं, तो KMnO4 की रिएक्शन अगर Ki से कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन होने से KiO3 बनता है। गलती से भी आयोडीन मत बनाना, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इसमें, और ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है KiO3। ये आपका हो गया डी। उसके बाद देखा है कलर ऑफ पी डिसअपियर्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ FeSO4, एकदम फिट हो रहा है, क्योंकि KMnO4 अपना कलर डिसअपियर करेगा। उसका लिखा है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो अगर इसकी रिएक्शन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर रहे हैं तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट विल कन्वर्ट टू Mn2O7। तो HMnO4 की यूनिट लेके वाटर एलिमिनेट करा दो तो इट विल फॉर्म Mn2O7। ये आपका E हो गया, और ये बहुत स्टेबल नहीं होता है, तो ये एक्सप्लोसिव होता है, ये इजीली ब्रेक करके F में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैग्नीज अपनी लोअर ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट होगा Mn2O3 और ऑक्सीजन, ये फॉर्म बन जाएगी। ये आपका F हो गया। अब केवल एक कंपाउंड बचा है C, जो लो मैग्नीज की कोई भी लोअर ऑक्सीजन स्टेट होगी, जो भी हम चेक करेंगे। पहले केस में बोला है नेचर ऑफ ई इज, तो आपको समझ में आ रहा है किसी एसिड का डिहाइड्रेशन कराया गया है तो उसका नेचर एसिडिक ही होगा, क्योंकि वाटर ऐड करने से वो दोबारा एसिड बन जाएगा। तो 17th क्वेश्चन का आंसर ए हो जाना है, क्योंकि Mn2O7 जो है वो एसिडिक नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड व्हेन फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ बी। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ बी से हम लोग फेरस सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे तो फेरिक सल्फेट बनेगा, और फेरिक आयन का सॉल्यूशन मैंने बताया था कौन से कलर का होता है, येलो। तो अगर हमने Fe2+ की रिएक्शन MnO4- से एसिडिक मीडियम में कराई तो इससे Mn2+ फॉर्म बनेगा, Fe3+ फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो Mn2+ तो कलरलेस फॉर्म होती है एक्वा सोल्यूशन में। Fe3+ का जो एक्वा सोल्यूशन होता है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरिक आयन, मैंने आपको बोला था अगर प्रेसिपिटेट होता है तो रेडिश ब्राउन होता है, और अगर सोल्यूशन होता है तो ये येलो होता है। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरिक आयन इज येलो, उसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, सी एंड एफ आर सेम कंपाउंड हैविंग सेम कलर and CMF are different compound with same color. Compound B forms similar compound E with hot and concentrated H2SO4, ये गलत हो गया, क्योंकि अगर hot concentrated H2SO4 लेंगे तो उससे आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि concentrated H2SO4 फिर से ऑक्सीजन एजेंट हो जाता है। And compound A does not give same type of reaction with acidic and neutral medium. तो कंपाउंड ए जो है वो K2MnO4 है, उसका फर्क नहीं पड़ता। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में जो रिएक्शन है वो अलग अलग बन जाएगी इसके लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रल मीडियम में अपने ही फॉर्म में मेंटेन रहेगा। ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो उसका करेक्ट फॉर्म जो बैठ रहा है वो सी और एफ सेम कंपाउंड बैठ सकता है। तो एफ तो हम लोगों ने देखो Mn2O3 डिसाइड किया हुआ पहले ही, तो उसका मतलब यहाँ पे इसकी लोअर ऑक्सीजन स्टेट ही बनानी थी, मैंने आपको पहले ही हिंट दिया था। तो यहाँ पे अगर MnO2 नहीं बनाना है तो उससे एक ऑक्सीजन स्टेट नीचे का कंपाउंड बना दीजिए, +3 ऑक्सीजन स्टेट में ये सी कंपाउंड अपना बन जाएगा। तो सी और एफ सेम कंपाउंड हो सकते हैं और सेम कलर भी हो सकता है,
इसका आंसर ए हो जाएगा। ये समझ आई। तो 19th क्वेश्चन के लिए सी एंड एफ जो है वो दोनों Mn2O3 लिखे जा सकते हैं। इसका लास्ट केस में लिखा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड डी। तो अगर आप कंपाउंड डी लिखोगे तो डी कंपाउंड हमारा क्या है IO3 माइनस, और IO3 माइनस का स्ट्रक्चर लिखोगे आयोडिक है, ये फॉर्म बनेगी। तो 4 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया पूरा क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड ई। तो कंपाउंड ई आपने फाइंड आउट किया होगा कि KI की रिएक्शन अगर मर्करी से करा रहे थे तो पहले एक HgI2 फॉर्म हुआ होगा और फिर एक्सेस ऑफ KI से रिएक्शन कराई होगी तो ये K2HgI4 बन रहा होगा। क्योंकि आगे का भी क्लू है कि ई की रिएक्शन NH3 और KOH के साथ करा के F बना रहे हैं। तो ये आपका अमोनियम आयन का टेस्ट हो गया क्योंकि नस्लर रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पहले कंपाउंड ई समझ में आ गया होगा, दिस इज K2HgI4। ये कॉम्प्लेक्स बना, और दो कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे। बट यहाँ आप आसानी से देख सकते हो ये मरकरी 2+ फॉर्म है और मरकरी जिंक फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसके बाद हमें 4 बॉन्ड बनाने आयोडीन के साथ, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो डी इसका कम्प्लीटली फिल्ड है तो डी ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आंसर ए, सी, बी और डी तो लिख ही नहीं सकते, इसका आंसर sp3 ही होगा एंड विल रिपोर्ट आंसर सी। क्योंकि मरकरी 2+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करोगे तो इट इज D10 बिकॉज इट बिलोंग्स टू जिंक फैमिली। NH2ND10 कॉन्फ़िगरेशन होता है जिंक कैडमियम मरकरी के केस में। Hg2+ लिखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन S वाले निकल जाएंगे, D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे वो एक S मिलेगा और 3 P यूज करेंगे, 4 ऑर्बिटल चाहिए बॉन्डिंग के लिए, वी यूज हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 28। इसके लिए तो आपको पीछे वाले कंपाउंड्स बताने पड़ेंगे तब काम चलेगा, नहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 28 में देखो गिवन है, compound A is a greenish crystalline solid which gives the following result. Addition of BaCl2 solution to a compound A results in the formation of white precipitate B which is insoluble in HCl। तो यहाँ से देखो सल्फेट आयन कंफर्म हो गया, क्योंकि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराने से व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो बेरियम सल्फेट बना होगा, जो इनसॉल्युबल इन HCl है तो कंफर्म हो गया बेरियम सल्फेट, यानी कि ए के अंदर सल्फेट आयन है। A on heating, water vapors and 2 oxides of sulfur liberated, leaving a reddish brown residue। ये क्लू मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया हुआ है कि अगर किसी सब्सटेंस को हीट करने से 2 सल्फर के ऑक्साइड यानी 2 गैसेस, वाटर वेपर और रेडिश ब्राउन रेजिड्यू बने तो ये फेरस सल्फेट डॉट 7H2O होता है। तो FeSO4 डॉट 7H2O होगा, इसको हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म रेडिश ब्राउन रेजिड्यू Fe2O3, ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2 एंड SO3 एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज 7H2O, ये फॉर्म बनेगी। तो इससे डायरेक्टली पता चल गया कि ए जो है ए कंटेन्स फेरस सल्फेट। ग्रीनिश क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी हेल्प कर रहा है। सल्फेट आयन पहले ही कंफर्म कर लिया, ये भी क्लू फिट हो रहा है। सल्फर के 2 ऑक्साइड C और D है, उनके बारे में बाद में प्रेडिक्ट करेंगे। रेडिश ब्राउन रेजिड्यू E है हमारे पास, और यहाँ से जो प्रेसिपिटेट बना सल्फेट आयन की वजह से बना BaCl2 की रिएक्शन से बेरियम सल्फेट, ये आपका B हो गया। यहाँ तक प्रेडिक्ट हो गया आपके लिए। इसका लिखा है E डिजॉल्व्स इन वार्म्स HCl एंड येलो सॉल्यूशन F इज फॉर्म, और कंफर्म हो गया। Fe2O3 की रिएक्शन HCl से कराने के बाद FeCl3 का सॉल्यूशन बनेगा जो कि आपका येलो सॉल्यूशन होता है। आपको बताया था फेरिक आयन प्रेसिपिटेट में रेडिश ब्राउन होता है, सॉल्यूशन में येलो होता है। इसका लिखा है व्हेन H2S is passed through the solution of F, a pale yellow precipitate G is formed which is filtered and leaves a greenish filtrate H। अब देखो FeCl3 की रिएक्शन अगर आप सल्फर से कराओगे, तो सॉरी H2S से कराएंगे, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हुई, फेरिक आयन रिड्यूस होकर फेरस आयन में कन्वर्ट होगा और सल्फर सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में जाएगा। ये देखो +3 से +2 ये आपका पार्ट रिडक्शन का हुआ, और ये -2 से 0 वाला केस ऑक्सीडेशन का हो गया, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे जो पेल प्रेसिपिटेट आया दैट इज G सल्फर, और जो ग्रीनिश रेजिड्यू फिल्ट्रेट बन रहा है वो H मैंने बताया था फेरस आयन का एक्वा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद लिखा है F ऑन ट्रीटमेंट विद थायोसाइनेट गिव्स ब्लड रेड कलेक्शन ऑफ कंपाउंड आई। तो ये अपने आप क्लियर हो गया, फेरिक आयन कंफर्म कर दे रहा है।
Fe3+ की रिएक्शन अगर हम SCN- से कराते हैं, फेरिक आयन के दो ही टेस्ट बताए थे, K4FeCl6 के साथ और एक थायोसाइनेट आयन के साथ, तो इट विल फॉर्म FeSCN होल थ्राइस। ये ब्लड रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दिस इज आई। सारे कंपाउंड प्रोटेक्ट हो गए। अब आप सवाल में चले जाओ। आपने मुझसे पूछा हुआ है द, हमने क्वेश्चन पूछा था पेल येलो प्रेसिपिटेट जी, तो वो सल्फर हो गया, आंसर डी मार्क कर देंगे। 28 का आंसर हमारे लिए डी हो जाएगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट इज सल्फर जी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में भी देखो, आपने पैराग्राफ है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इट्स गिवन अ वेल नोन ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड ए व्हेन बर्ट इम्पार्ट्स येलो कलर टू द फ्लेम। येलो कलर टू द फ्लेम मतलब ये सोडियम सॉल्ट हो गया। A on treatment with B and concentrated ratios of 4 gives orange red gas C, which gives red yellow solution D with alkaline water. D on treatment with acetic acid and lead acetate gives yellow precipitate D। आपको समझ में आ रहा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया पूरा, उसका मतलब कंपाउंड 8 जो है वो डाइक्रोमेट आयन कैरी करना चाहिए, और फ्लेम टेस्ट आ रहा है तो सोडियम सॉल्ट हो गया। तो इससे आपको पता चल गया कि जो कंपाउंड ए होगा हमारे लिए, उसमें दो आयन चाहिए, एक सोडियम और एक डाइक्रोमेट। ये फॉर्म बनेगी सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7, ये ए होना चाहिए। Treating with B and concentrated H2SO4 gives orange red gas C। अच्छा एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ए ये होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है ना ए ऑन ट्रीटिंग विद बी एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मतलब अब बी में भी कोई दूसरा सब्सटेंस हो सकता है, यानी ए ऐसा भी हो सकता है कि क्लोराइड ऑफ सोडियम हो और बी जो है वो डाइक्रोमेट आयन हो, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको एक बार चेक करना पड़ेगा अभी। तो ये कंफर्म हो गया है यहाँ पे कि ए और बी के अंदर कोई एक फॉर्म, ए के अंदर सोडियम आयन कंफर्म्ड है और बी और सी में से कोई एक क्लोराइड फॉर्म है और एक फॉर्म इसमें से डाइक्रोमेट आयन की फॉर्म है, वो भी थोड़ी बार कंफर्म करेंगे किसी दूसरे प्रोसेस से। और सी जो है वो कंफर्म है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, तो CrO2Cl2 होगा। इसके बाद जो डी बन रहा है येलो सोल्यूशन, दैट इज Na2CrO4, और जो प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट इज रेड क्रोमेट PbCrO4E। इसका लिखा है बी सबलाइम्स ऑन हीटिंग, तो आप क्लू मिल गया, देखो आपको डाइक्रोमेट आयन सबलाइम तो करता नहीं है, तो उसका मतलब अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो सकती है ये। सब्लिमेशन इज बिकॉज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और उसके लिखा है एंड आल्सो बी ऑन हीटिंग विद NaOH गैस F इज फॉर्म विच गिव्स वाइट फ्यूम्स इज HCl। एकदम कंफर्म हो गया ये आपके लिए, तो यहाँ से आपको गैस F पता चल गई, अमोनिया, तो इससे पता चल गया कि बी जो है वो अमोनियम क्लोराइड ही है। ए हमारा सोडियम सॉल्ट हो गया। अब चेक कर लो फटाफट, तो उसमें पहले केस में लिखा हुआ है द येलो प्रेसिपिटेट इज ऑफ सोडियम क्रोमेट, ये तो कंफर्म कर दिया मैंने पहले। द येलो प्रेसिपिटेट इज लेड क्रोमेट, कंपाउंड ए एंड बी पूछा गया है, तो ए और बी में हमारे पास एक तो अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए और एक डाइक्रोमेट फॉर्म होना चाहिए, तो उसका आंसर बी हो जाएगा हमारे। तो यहाँ से हम ए लिखेंगे तो दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, और बी लिखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड, तो उसका आंसर हमारे लिए बी हो जाएगा। तो 32 का भी आंसर बी है और 31 का आंसर भी बी है। ठीक है, फ्लेम टेस्ट से डिसाइड करा सोडियम होगा कि पोटेशियम होगा, डाइक्रोमेट आयन होना जरूरी है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की वजह से, और सब्लिमेशन से अमोनियम आयन कंफर्म हुआ था तो उसमें क्लोराइड डालना पड़ेगा, तो वो अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में क्वेश्चन है। 36 लिखा प्रेसिपिटेशन ऑफ विद KCN which is soluble in excess of KCN। precipitation with KCN which is soluble in excess of KCN। तो देखो उसमें सबसे पहले जिंक से ट्रीट कराएंगे तो जिंक साइनाइड प्रेसिपिटेट होगा और जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये चीज़ एकदम सही बैठ रही है, ZnCN होल 4 2+। ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने सिल्वर मेटलर्जी के टाइम पे सीखा हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो मतलब एक आंसर पी तो कंफर्म हो गया। उसके बाद मर्क्यूरिक आयन अगर लेंगे तो मर्क्यूरिक आयन से मर्क्यूरिक साइनाइड तो बनेगा,
बट वो एक्सेस में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। इसका लेड के केस में लेंगे तो लेड साइनाइड फॉर्म हो जाएगा, बट लेड एक्सेस में डिजोल्व नहीं करेगा। और सिल्वर के केस में देखो फिर से डिजोल्व हो जाएगा, तो पहले सिल्वर साइनाइड बनेगा और फिर सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उसका आंसर ए का आंसर पी एंड एस हो गया। फिर लिखा है प्रेसिपिटेट विद NaOH एंड NH4OH व्हिच इज सॉल्युबल इन बोथ द रिएजेंट्स। तो NaOH और NH4OH से दोनों का प्रेसिपिटेट बनाना है और फिर सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, तो ये केवल जिंक के साथ होगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। NaOH में डिजोल्व होने के बाद सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2, और जिंक हाइड्रोक्साइड NH4OH में डिजोल्व कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ZnNS2 उसका मतलब पी का आंसर जो हो जाएगा दैट इज पी ओनली। इसका लिखा है कलर्ड प्रेसिपिटेट विद Ki व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ Ki। तो Ki से आपको प्रेसिपिटेट बनाना है पहले कलर्ड, और वो एक्सेस Ki में डिजोल्व कराना है। तो देखो Ki से प्रेसिपिटेट तो लेड आयोडाइड भी बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड भी बन जाएगा, बट वो एक्सेस में सॉल्युबल नहीं होगा। एक्सेस में सॉल्युबल कौन सा होगा? मरकरी वाला केस। तो अगर Hg2 प्लस की रिएक्शन Ki से कराएंगे तो मर्क्यूरिक आयोडाइड बनेगा पहले, और ये Ki एक्सेस में डिजोल्व होकर K2HgI4 बना देगा। इसका मतलब सी का आंसर क्यू हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में देखा ब्लैक प्रेसिपिटेट विद H2S व्हिच इज सॉल्युबल इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट देखेंगे तो जिंक सल्फाइड व्हाइट होता है, मर्करी सल्फाइड ब्लैक होता है जो एक्वा रेजिया में सॉल्युबल होगा, और लेड सल्फाइड जो है वो भी ब्लैक होगा, और सिल्वर सल्फाइड भी ब्लैक होगा, और ये दोनों डिजोल्व कर जाएंगे। तो सिल्वर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट है, लेड सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट है, और ये दोनों HNO3 में डिजोल्व कर जाएंगे फॉर्मिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट। तो उसका मतलब डी वाले पार्ट का आंसर आर और एस हो जाएगा। इसमें एक कंफ्यूजन बस फंस रहा है कि लेड आयोडाइड एक्सेस Ki में सॉल्युबल होता है या नहीं होता है, ये चीज़ एक बार चेक कर लीजिए। तो लेड के केस में भी देखो क्या होता है कि ये रिवर्सिबल सॉल्युबिलिटी है। अगर हम Pb2 प्लस की रिएक्शन Ki से कराते हैं तो ये PbI2 येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अब इसकी रिएक्शन अगर आप एक्सेस ऑफ Ki से कराते हैं, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट तो होता है PbI4 2 माइनस में, बट अगर इसमें फिर से डाइल्यूशन कर दिया है तो फिर से प्रेसिपिटेशन आ जाता है। तो उसने लिखा है विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस Ki, तो आंसर में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे IIT आपको लिबर्टी भी दे सकती है, क्योंकि अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कंसीडर करोगे तो इट मे पॉसिबल यू कैन लीव दिस आंसर। तो यहाँ पे सी का आंसर क्यू एंड आर भी लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ Ki में डिजोल्व कर जाता है, बट अगर आप डाइल्यूशन कर दो तो फिर से दोबारा प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है। तो ये मतलब बहुत परफेक्ट सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे, लेकिन डिजोल्व तो हो रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर आर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा APS BP देन CQR एंड DRS। ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? देख लो, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल लीड टू इज क्वेश्चन नंबर 39। In question number 39 is given a colorless gas evolved on addition with dilute H2SO4। तो dilute H2SO4 मतलब आपको ग्रुप 1 रिएजेंट चेक करने, तो उसमें आपका P आ जाएगा, Q आ जाएगा और S आ जाएगा। PQRS चारों आंसर हो जाएंगे इस केस में। सॉरी, कलरलेस गैस लिखा है तो R नहीं इंक्लूड करेंगे। नाइट्राइट आयन के साथ ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होती है। तो 39 में आपने पहले ए ऑप्शन में बोला है कलरलेस गैस इवॉल्व ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप 1 रिएजेंट के साथ गैसेस प्रोड्यूस कर सकता है। कलरलेस गैस पी में भी बनेगी, क्यू में भी बनेगी और एस में भी बनेगी। आर के केस में ब्राउन कलर गैस बनेगी। उसका आंसर हो जाएगा पी क्यू एंड एस। बी ऑप्शन में लिखा है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर की वजह से सिल्वर थायोसल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा Ag2S2O3 इज व्हाइट PBT, जो थोड़ी देर छोड़ने के बाद ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है Ag2S में। तो उसका आंसर हम लोग पी लिखेंगे। इसके बाद सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक होता है। सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक। इसके बाद सिल्वर नाइट्राइट भी फॉर्म हो सकता है और सिल्वर एसीटेट भी फॉर्म हो सकता है।
ठीक है। सिल्वर के केवल दो ही सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, मैंने आपको बताया था, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद सिल्वर के सारे सॉल्ट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो सिल्वर थायोसल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट होगा, सिल्वर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, सिल्वर नाइट्राइड वाइट प्रेसिपिटेट होगा, और सिल्वर एसीटेट जो है वो भी वाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो उसका आंसर अपने को लिखना पड़ेगा PR&S। अगले पार्ट में लिखा है ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड व्हेन HgCl2 इज एडेड टू द एडेड इन लिटिल अमाउंट। तो मरकरी का सल्फाइड ब्लैक होता है, HgS इज ब्लैक। तो इसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा Q। And the last part is given the precipitate obtained on addition of AgNO3 followed by ammonia solution. The precipitate obtained on addition of silver nitrate followed by ammonia solution. तो अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट तो फिर से सब हो जाएंगे। बस उसमें ये देखना है कौन सा प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। तो अगले केस में डी पार्ट में पूछा हुआ है द प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड, तो सारे वाइट प्रेसिपिटेट हो गए। फॉलोड बाय अमोनिया सोल्यूशन मतलब जो अमोनिया में डिजोल्व हो जाएगा वो इंक्लूड नहीं करना है। तो सिल्वर नाइट्राइट और सिल्वर एसीटेट ये दोनों अमोनिया में सॉल्युबल हो जाएंगे, सॉल्युबल इन NH4OH। तो ये दोनों छोड़ देंगे तो डी का आंसर अपने लिए हो जाएगा P and Q। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी PQS, PRS, Q and PQ। ठीक। नाउ एक्सरसाइज 3 ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 1 मिनट पहले सिखाया था, फिर से देख लो फटाफट। A powdered substance A on treatment with fusion mixture gives a green color compound B। तो अब आपको देखो डायरेक्ट क्लू समझ में आना चाहिए। A जो है वो MnO2 होगा, B जो है वो K2MnO4 होगा। तो उसके लिखा है सोल्यूशन ऑफ बी विद बॉइलिंग विद वाटर एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूशन ओवर गिव्स अ पिंक कलर कंपाउंड सी। तो सी के लिए आपके पास HMnO4 ऑप्शन हो गया। फ्यूजन मिक्सचर देखते ही आपको मैग्नीज कंपाउंड ट्राई करना है। मैग्नीज फिट नहीं होगा तो फिर आपको कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज 99% चांस है मैग्नीज फिट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूजन मिक्सचर से ग्रीन कलर कंपाउंड इज ओनली टेस्ट फॉर मैग्नीज। तो आपको पहली लाइन से समझ आ जाएगा कि MnO2 और K2MnO4 है। अगली लाइन से देखो हमें क्लियरली समझ आ गया, पिंक कलर ने HMnO4 कंफर्म कर दिया। उसके बाद अगले केस में लिखा था एक्वा सोल्यूशन ऑफ A ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH एंड Br2 गिव्स अ कंपाउंड D। तो उसका मतलब अब यहाँ से देखो क्लू बदलना पड़ेगा। इसका मतलब हमें NaOH Br2 से फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो उसका मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड मैग्नीज की लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं फ्यूजन मिक्सचर से, तो और लोअर ऑक्सीजन स्टेट भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ एक ही रिएक्शन NaOH Br2 से कराने के बाद D बन रहा है, तो एक स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका मतलब DMnO2 ले लेंगे। उसका लिखा था solution of D with concentrated NaOH treated with lead peroxide at boiling temperature produces a compound E which is same in color that of C। उसका मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो Mn2O7 तक पहुंचाएंगे हायर ऑक्सीजन स्टेट E, क्योंकि इसका कलर मैच करेगा। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो इट विल फॉर्म HMnO4 अगेन। उसके बाद लिखा है solution of A in dilute HCl on treatment with solution of barium chloride gives a white precipitate of compound F। तो देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का टेस्ट अगर हम कंफर्म कर रहे हैं ए के साथ और उससे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसका मतलब ए के अंदर सल्फेट आयन है, तो ये Mn मैग्नीज सल्फेट हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड हो जाएगा। A2F आइडेंटिफाई करना और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ए हो गया MnSO4, बी हो गया K2MnO4, सी हो गया HMnO4, डी हो गया MnO2, ई हो गया Mn2O7। रिएक्शन लिख डालिएगा सब लाइन से। ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ। इन क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया हुआ है हमारे पास एक कंपाउंड ए है जिसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन होने के बाद एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और उसकी टोलुइन से रिएक्शन होने के बाद एक एक्सप्लोसिव बन रहा है। तो देखो टोलुइन के साथ अगर एक्सप्लोसिव आपको पता हो तो एक ही एक्सप्लोसिव जानते हो आप, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अगर ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनाना है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट सी क्या होना चाहिए, NO2+, क्योंकि टोलुइन पे नाइट्रेशन कराएंगे तभी तो TNT बनेगा। तो हमारे पास एक्सप्लोसिव के क्लू से टोलुइन के साथ एक्सप्लोसिव ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्लिक करेगा, तो उससे आपको इंटरमीडिएट NO2+ चाहिए।
और अगर NO2 प्लस बनाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 प्लस का बनता है जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो। नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ अपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जब मिक्सचर लिया जाता है तो इससे हमारे पास NO2 प्लस बनता है और HSO4 माइनस एंड वाटर ये रिएक्शन होती है बेसिकली। तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड ए क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और दूसरी तरफ से देखो आपको ये भी क्लिक करेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन अगर हमने NaBr MnO2 से कराई है तो ब्राउन फ्यूम्स एंड पंजेंट स्मेल मिलेगा। तो पंजेंट स्मेल तो HBr की वजह से बनेगा और MnO2 की वजह से ब्राउन कलर Br2 बन जाएगा। तो बी जो है वो Br2 हो गया। आपके ABCD आइडेंटिफाई हो गया। ए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सी जो है वो NO2 प्लस, बी जो है वो Br2 और डी जो है वो ट्राइनाइट्रोटोली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा मिक्सचर कंसिस्ट येलो सॉलिड एंड बी अ कलरलेस सॉलिड व्हिच गिव्स लिलैक कलर विद द फ्लेम। तो लिलैक कलर विद फ्लेम मतलब पोटेशियम आयन कंफर्म हो गया आपके पास। लिलैक कलर ऑफ फ्लेम अगर आपको मिल रहा है तो लिलैक कलर कंफर्म्स पोटेशियम। लिलैक कलर कंफर्म्स पोटेशियम। उसके बाद लिखा है मिक्सचर गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट सी विद पासिंग H2S। तो अगर H2S पास करने से ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब सल्फाइड ब्लैक है। उसका लिखा है सी सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया। तो एकदम स्ट्रॉन्ग क्लू आ गया। ब्लैक प्रेसिपिटेट सल्फाइड का एक्वा रेजियम सॉल्युबल मतलब मरकरी सल्फाइड। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि जो सी है वो सर्टेनली मरकरी सल्फाइड है और इसको एक्वा रेजिया में डिजोल्व कराएंगे ये मर्क्यूरी क्लोराइड बनेगा। और आगे का टेस्ट देखो एकदम कंफर्म दे रखा है डायरेक्ट SnCl2 गिव्स ग्रेइश ब्लैक प्रेसिपिटेट डी। तो अगर मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन SnCl2 से कराते हैं तो इससे Hg2Cl2 बनता है पहले और SnCl4 और एक स्टेप और रिएक्शन होती है Hg2Cl2 की दोबारा SnCl2 से तो ये बनता है मरकरी और SnCl4 और मरकरी और HgCl2 कॉम्बिनेशन की वजह से ग्रे प्रेसिपिटेट आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेइश ब्लैक प्रेसिपिटेट डी तो ये मरकरी रिपोर्ट कर देंगे। अगले केस में लिखा था सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉल्ट विद CCl4 FeCl3 गिव्स द वॉयलेट लेयर। तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट मतलब उसका हमने वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना लिया सोडियम सॉल्ट जो भी स्टार्टिंग अमाउंट है उसका और उसके बाद CCl4 एंड FeCl3 के साथ रिएक्शन कराने से वॉयलेट लेयर आ रही है। तो वॉयलेट लेयर फॉर्मेशन आपको पता है कैसे होता है, आई माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज होके I2 बनेगा तभी वॉयलेट लेयर मिलती है CCl4 में। तो ये लेयर टेस्ट हो गया तो उसका मतलब आई माइनस से I2 बनाया गया। नॉर्मली हम लोग इसके लिए क्लोरीन वाटर यूज करते हैं, यहाँ उसने FeCl3 यूज किया है। FeCl3 आई माइनस को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद रिड्यूस होकर Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आयोडाइड कंपाउंड हो गया। अब तीन चीजें पता चल गई, K प्लस मरकरी और आयोडाइड। और येलो सॉलिड दिया है तो मरकरी आयोडाइड लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग अमाउंट ए देखो HeI2 हो गया। ये येलो सॉलिड हो गया और बी जो कलरलेस सॉलिड है वो Ki हो गया आपके लिए। उसका लिखा है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हिच इज insoluble in अमोनिया। ये भी आयोडाइड एंड कंफर्म हो रहा है। तो ए हो गया मर्क्यूरिक आयोडाइड, बी हो गया Ki, सी हो गया मर्क्यूरिक सल्फाइड, डी हो गया मर्करी। सारे कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गए, टेस्ट हो गए। जो थर्ड वाला टेस्ट है वो लेयर टेस्ट है। फोर्थ वाला टेस्ट आप पहले ही से जानते हो। एक्वा रेजिया में सॉल्युबिलिटी से हमें पता चल गया कि हम मर्करी प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैंने लिखा अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S द मेटल आयन प्रेसिपिटेट्स एज सल्फाइड इज। तो अगर अमोनिकल H2S ले रहे हैं इसका मतलब ग्रुप 4 तक के रेडिकल्स प्रेसिपिटेट करा देंगे। अमोनिकल H2S मतलब ग्रुप 4 तक के रेडिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इसमें। अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड इज, तो जिंक सल्फाइड आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा Zn2+ की रिएक्शन अमोनिकल H2S पास करेंगे तो जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम और आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं, मैग्नीशियम ग्रुप 6 में होता है तो वो तो प्रेसिपिटेट हो गई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द ग्रीन कलर कंपाउंड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट।
तो आपको बताया था बोरेट्स फॉर्म होता है। बोरेट स्पीड टेस्ट में क्या कंडीशन आती है, पहले Na2B4O7 डॉट 10H2O को हीट करते हैं तो इससे एक तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है NaBO2 और एक बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, ये फॉर्म होता है और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर आपको बताया था कि जैसे मान लो कॉपर सल्फेट के लिए बोरेट रिलीज टेस्ट करें या क्रोमियम के, जैसे इसमें पूछा हुआ है, तो क्रोमियम सॉल्ट है हमारे पास, तो क्रोमियम का 3+ फॉर्म बनेगा, तो इसकी रिएक्शन बोरिक एनहाइड्राइड से होती है B2O3, तो ये CrBO2 होल थ्राइस फॉर्म हो जाएगा, क्रोमियम मेटाबोरेट। मेटाबोरेट्स की वजह से बोरेक्स भी टेस्ट आता है, तो उसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे, दिस इज क्रोमियम मेटाबोरेट, ये फॉर्म बनेगी, जिसकी वजह से फ्लेम बोरेक्स बीट टेस्ट ये ग्रीन कलर आ जाएगा, इसकी वजह से बोरेक्स बीट टेस्ट में इसका ग्रीन कलर की बीट नोटिस में आएगी। ठीक है, तो उसका आंसर हम लोग बी रिपोर्ट कर देंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए, given the reagent that can selectively precipitate sulfide from the mixture of sulfide and sulfate, तो अगर सल्फाइड आयन में क्यूप्रिक क्लोराइड ऐड करोगे तो कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा, बट सल्फेट के आयन में केस में अगर कॉपर क्लोराइड ऐड करोगे तो कॉपर सल्फाइड ऐड करेंगे, ये सोल्यूशन होता है तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, तो सिलेक्टिवली कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो गया, ये आंसर है। BaCl2 अगर ऐड करेंगे तो ये सल्फाइड और सल्फेट दोनों प्रेसिपिटेट कराएगा, ये बेरियम सल्फाइड बनेगा और ये बेरियम सल्फेट बनेगा, दोनों ही प्रेसिपिटेट हैं इसलिए इसको सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन नहीं मानेंगे। इसके बाद लेड के केस में यही चीज करोगे अगर आप, तो Pb2+ की रिएक्शन सल्फाइड और सल्फेट दोनों से होगी, यहाँ लेड सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट होगा, लेड सल्फेट भी प्रेसिपिटेट होगा, तो उसको सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन इसमें IIT ने थोड़ी लिबर्टी दी बच्चों को, क्योंकि ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो कलर से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसलिए IIT ने इसका आंसर ए भी करेक्ट माना था और AC भी करेक्ट माना था। मतलब किसी बच्चे ने अगर इसको कलर के बेसिस पे डिफरेंट मान लिया तो दैट दे हैव कंसीडर्ड। और डी वाले केस में सल्फाइड और सल्फेट में सल्फाइड का टेस्ट होता है बट वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, सोल्यूशन होता है, FeCN5NO, इसकी रिएक्शन अगर सल्फाइड आयन से कराते हैं तो वॉयलेट कलर सोल्यूशन बनता है, नॉट अ प्रेसिपिटेट, तो उसको भी सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन नहीं काउंट करेंगे। दिस इज वॉयलेट सोल्यूशन नॉट अ प्रेसिपिटेट, तो दिस इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, तो उसका आंसर एक्चुअली में ए होना चाहिए था, बट IIT ने दोनों आंसर सही कर दिए थे, ए या A एंड C किसी ने लिखा था, तो दोनों आंसर करेक्ट मान लिए थे। उसका लॉजिक है कि C वाले केस में कलर डिफरेंट आ रहा है, तो अगर किसी ने कलर्स को सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मान लिया तो चलेगा। समझ गए, तो उसका आंसर ए रिपोर्ट करना था या AC रिपोर्ट करना था।